हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी आज हम स्थिर विनिमय दर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विनिमय दर देखते हैं कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयाँ आती है उसे हम जो विनिमय दर कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई जिस दर पर दूसरे देश की मुद्रा की इकाई के साथ बदली जाती है उसे जो विनिमय दर कहते हैं। जैसे भारत के 75 रुपये बराबर $1, यानी भारत के जो 75 रुपये के बदले में $1 होगा या $1 के बदले में जो 75 रुपये आएंगे, तो ये जो है विनिमय दर कहलाती है। इसे एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के में जो है कीमत भी कहते हैं। जैसे भारत के रुपये की डॉलर के रूप में कीमत क्या है? 75 रुपये। और डॉलर की जो भारत, अगर आप डॉलर की बात करें कि डॉलर का मूल्य है, अगर वो अमेरिका के हिसाब से देखते हैं तो वो ये कहेंगे कि भी हमारे डॉलर की जो कीमत है वो 75 रुपये है, और भारत कहेगा तो ये कहेगा कि भारत के 75 रुपये की कीमत है वो $1 है। तो इस प्रकार से एक देश की मुद्रा की कीमत जब दूसरे देश की मुद्रा में निर्धारित की जाती है तो उसे हम जो है विनिमय दर कहते हैं। और यह एक देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य भी होता है, यानी जब एक देश की मुद्रा दूसरे देशों में जाएगी तो वो किस दर से जो वहाँ खरीदारी करेगी, तो इसको जो है मुद्रा का बाहरी मूल्य भी कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं ईसर के अनुसार, जिस अनुपात में एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ व्यक्त की जाती है उसे विनिमय दर कहते हैं। अब अनुपात का मतलब क्या है? जैसे $1 बराबर 15 युआन, इसका मतलब क्या हुआ? भारत के $1 से जो हम 15 युआन खरीद सकते हैं, तो भारत के रुपए की यहाँ पर कीमत किस में व्यक्त की गई है? युआन के रूप में। और युआन जो है 15 युआन दे करके जो है $1 प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से दो देशों की मुद्राओं का जिस अनुपात में जो विनिमय होता है या एक दूसरे में परिवर्तन होता है उसे हम विनिमय दर कहते हैं। शेयर्स के अनुसार करेंसियों की एक दूसरे के रूप में कीमत को जो है विनिमय दर विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। यानी एक करेंसी की दूसरी करेंसी में मूल्य है, $1 का मूल्य 15 युआन, 15 युआन, 1 युआन का मूल्य 1/15 रुपये, आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर आप डॉलर की बात करें तो $1 बराबर 75 रुपये और $1 बराबर 1/75 $। तो इस प्रकार से जब एक देश की करेंसी का मूल्य दूसरे देश की करेंसी के अंदर व्यक्त किया जाता है तो उसे हम विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर विनिमय दर और दूसरी होती है परिवर्तनशील विनिमय दर या लोचशील विनिमय दर। इससे पहले आप एक कुछ चीज़ को और डिस्कस करते हैं कि विनिमय दर को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो एक देश की जो मुद्रा होती है वो एक ही देश के अंदर वैलिड होती है। अब मान लीजिए कि भारत जो है अमेरिका से सामान खरीदना चाहता है, तो अमेरिका के अंदर जो विक्रेता है वो उस वस्तु का मूल्य डॉलर में तय करता है और वो उसके बदले में डॉलर ही लेगा। तो जब हम विदेशों से आयात करते हैं तो जिस देश से भी हमें आयात करना होता है, हमें उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो उस देश की मुद्रा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो हम उसके बदले में सोना और चांदी दें, जो कि आजकल पुराना सिस्टम हो चुका है। दूसरा होता है कि हम अपनी देश की मुद्रा उसको दे दें, या कोई ऐसा थर्ड संस्थान हो जिस संस्थान के पास में विभिन्न देशों की मुद्राएं हों, और उस स्थान से जाकर के पहले हम जो है अपने मुद्रा के बदले में उस देश की मुद्रा खरीदेंगे, और जब हमारे पास में उस देश की मुद्रा आ जाएगी तो उसके बाद में हम जो है उस देश से सामान खरीद लेंगे। तो ऐसे में पहले जो भारत को अगर अमेरिका से सामान लेना है तो पहले भारत को जो है रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कन्वर्ट करने की जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए फिर एक निश्चित फिक्स रेट होना चाहिए कि किस दर से हम जो है डॉलर खरीदेंगे, $1 के हम जो है कितने रुपए देंगे। तो इसलिए विदेशों से जो आयात और निर्यात का सिस्टम होता है उस सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उसको जो है आगे जारी रखने के लिए, या उसको जो उसके अस्तित्व के लिए जो होता है विनिमय दर की आवश्यकता होती है। तो जब विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच में विनिमय दर तय हो जाती है, उसके बाद में बड़ी आसानी से जो विदेशों से आयात निर्यात किया जा सकता है। ये हमने देख लिया, विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा जो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। अब स्थिर विनिमय दर क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक बार जब एक देश की करेंसी का मूल्य
दूसरे देश की करेंसी में तय कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे $1 बराबर 1 रुपया, अगर ये एक बार हमने फिक्स कर लिया तो उसके बाद में जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसे हम सामान्य रूप से जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। जब स्वर्णमान प्रणाली थी, स्वर्णमान प्रणाली का मतलब प्रत्येक देश की जो मुद्रा होती थी उसमें कुछ न कुछ सोने की मात्रा होती थी, और प्रत्येक देश की मुद्रा का जो मूल्य होता था वो उस सोने की मात्रा के आधार पर ही तय होता था। तो विभिन्न देशों की मुद्राओं में सोने की मात्रा के आधार पर उनकी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता था, यानी उनके अंदर हम समता देखते थे। जैसे मान लीजिए कि भी एक जो रुपया है उस रुपये के अंदर 2 औंस सोना है, और एक जो डॉलर है उसके अंदर 1 औंस सोना है। तो इसका मतलब भारत के रुपए के अंदर डॉलर के मुकाबले दुगना सोना है। तो भारत के डॉलर रुपए और जो अमेरिका का डॉलर है उसके बीच में विनिमय दर होगी 2:1 होगी, यानी 1:2। ये जो विनिमय दर होगी वो रुपए में 1:2 होगी कि भारत के 1 रुपये के बदले में $2 आएंगे, क्योंकि डॉलर में भारत से आधा सोना है और $2 में जो है भारत का 1 रुपया आएगा। तो इस प्रकार दोनों देशों के मुद्राओं के अंदर पाई जाने वाली सोने की समता के आधार पर जो है विनिमय दर का निर्धारण होता है। और एक बार ये तय हो गई तो क्योंकि देशों की करेंसियों के अंदर जो सोने की मात्रा निश्चित रहती थी तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता था, और उसके बाद ये जो है एक सीमा में परिवर्तनशील होती थी, यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया जा सकता था। वो अलग अलग समय में उसकी दर है वो अलग अलग रही है, जिसको आप आगे देखेंगे। लेकिन जब पत्थर मुद्रा प्रचलन में आई तो उसके बाद भी विनिमय दर को स्थिर रखा गया। अब उसको स्थिर कैसे रखा गया? प्रत्येक जो मुद्रा थी उस मुद्रा का पहले जो मूल्य है वो डॉलर में तय किया गया, यानी प्रत्येक मुद्रा का मूल्य जो डॉलर में जो तय किया गया, और फिर उस डॉलर के अंदर जो मुद्रा का मूल्य तय हो गया उसके आधार पर सभी देशों की जो करेंसियां हैं उन करेंसियों का आपस में जो है मूल्य तय हुआ। जैसे मान लीजिए कि भारत का $1 बराबर भारत के 2 रुपये, ठीक है। अमेरिका के अंदर तो ये था। अगर आप पौंड की देखें तो $1 बराबर 1 पौंड, इसका मतलब भारत का 1 रुपया बराबर भी 1 पौंड बराबर 2 रुपये, क्योंकि पौंड का मूल्य भी $1 है और भारत के जो है वो डॉलर के अंदर भारत की जो मुद्रा है उसका मूल्य 2 रुपये है। तो ऐसे में पौंड के बराबर भी यही होगा। अब अपन इसको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि $1 बराबर 2 रुपये भारत के, और 1 पौंड बराबर जो वो $1 बराबर 2 पौंड है। तो इसका मतलब पौंड का मूल्य जितना रुपए में है, डॉलर का मूल्य जितना पौंड में है उतना ही रुपए में है। तो ऐसे में पौंड और डॉलर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी 1 रुपया बराबर 1 पौंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है वो जब पत्थर मुद्रा प्रचलन में आए तो उसके बाद में भी विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया गया, और इसी उद्देश्य से 1945 के अंदर जो है IMF की स्थापना हुई, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, और उसका उद्देश्य यही था कि वो विनिमय दर को जो स्थिर बना करके रखे। अब स्थिर विनिमय दर, इसके अंतर्गत जो था IMF की जब स्थापना 1945 में हुई तो जो भी सदस्य देश IMF का सदस्य बनता था उसे अपनी विनिमय दर को जो है डॉलर से समता के आधार पर तय करना पड़ता था, यानी उसकी जो कीमत थी वो पहले डॉलर में तय होती थी, फिर अन्य करेंसियों में उसी के अनुसार जो तय की जाती थी और ये स्थिर रहती थी। लेकिन इसके अंदर 1945 में प्रोविजन किया गया कि इसके अंदर 1% तक की कमी या वृद्धि एक देश कर सकता है, यानी 1% अपनी विनिमय दर को बढ़ा सकता है और 1% कम कर सकता है। जब ये विनिमय प्रणाली कोलैप्स होने लगी धीरे धीरे स्थिर विनिमय प्रणाली, तो 1972 के अंदर ये सीमा जो थी वो 2.25% तक कर दी गई प्लस माइनस। लेकिन फिर भी 1977 के अंदर स्थिर विनिमय प्रणाली जो थी वो समाप्त हो गई और उसके स्थान के ऊपर परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया। तो 1977 से पहले तक विश्व के अंदर जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली प्रचलित थी कि विभिन्न देशों की करेंसियाँ जो थी उनमें एक निश्चित दर से जो है आपस में एक्सचेंज होता था, हालांकि उसके अंदर जो कुछ प्लस माइनस करने की अनुमति भी होती थी। अब स्थिर विनिमय दर प्रणाली, जब एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में निर्धारित कर दिया जाता है और उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। और अगर इसमें कोई चेंज होता भी है तो उसके लिए जो है सरकार प्रयास करती है कि उसको जो है उस जो दर निर्धारित है उसी दर के ऊपर तय किया जाए। जैसे $1 बराबर $5,
कि अगर ये तय हो गया कि 1 रुपये की जो कीमत है वो $5 है और ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तो उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगी। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है आर्थिक परिस्थितियों के कारण, तो उसके अंदर जो सरकार ये प्रयास करती है कि भी इसको स्थिर दर पर बनाए रखे। आगे स्थिर विनिमय दर प्रणाली के लाभ या इसके पक्ष में तर्क, कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा कि भी एक विश्व जो है उसके अंदर जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली होनी चाहिए। उसके कौन कौन से लाभ है, इसके पीछे कौन कौन से तर्क हैं, वो उन्होंने दिए हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। जब विनिमय दर स्थिर होती है तो उसके कारण आयात किए गए सामान के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी हमें पता होता है कि आज हम जिस वस्तु का आयात कर रहे हैं, यानी हमने आयात का सौदा किया कि हमने एक्स वस्तु खरीदनी है और आज $1 बराबर 10 रुपये है, तो अगर उस वस्तु की कीमत $10 है तो हमें पता है कि 100 रुपये की हमें मिलेगी। तो उसके हिसाब से आप आगे भी उसको बेचने के भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपको जो है ये वस्तु 120 में देंगे। अगर ये विनिमय दर परिवर्तनशील है, तो आज हमने सौदा कर लिया कि भी एक वस्तु की कीमत जो वो $10 है और हमने आगे कहा कि भारत में ले आकर के हम आपको 120 रुपये की दे देंगे, लेकिन पहले डॉलर का मूल्य 10 रुपये था, अब डॉलर का मूल्य जो बढ़ करके 15 रुपये हो गया, यानी भारतीय मूल्य रुपया कमज़ोर हो गया। तो ऐसे में अब उस वस्तु की जो कीमत है आयात करने वाले की 150 है और उसने सौदा आगे बेचने में 120 का कर रखा है। तो ऐसे में एक जो व्यापारी होता है उसको जो है ये अनिश्चितता रहती है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में कि उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब स्थिर विनिमय प्रणाली होती है तो उसमें व्यापार में निश्चितता होती है, आयात निर्यात किए गए सामान के मूल्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसके कारण जो है भुगतान में भी आसानी होती है और इसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर वृद्धि होती है। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है तो उससे निवेशकों को अधिक निश्चितता होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कितना निवेश करके कितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे, फिर उस वस्तु का जो मूल्य है वो क्या रहेगा। और जब हम दूसरे देश में सामान बेचेंगे उसके बाद हम जैसे मान लीजिए किसी ने भारत में उद्योग लगाया तो उसने भारत के अंदर सामान बेचा, उसको रुपए प्राप्त हुए। अब उसको निश्चितता है कि उस रुपए से जो वो अपने देश में आएगा तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसे कितने डॉलर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जब एक देश दूसरे देश के अंदर एक निवेशक निवेश करता है तो उसे अगर ये निश्चितता होती है विनिमय दर की, वो तो ज़्यादा निवेश करेंगे। इसके अलावा दूसरे देश जो पूंजी का आयात करते हैं उनको भी पूंजी के आयात के बदले में एक निश्चित भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि जो विनिमय दर है वो स्थिर है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जो स्थिरता होती है जिसके अंदर आयात निर्यात चाहे वो पूंजी का करे चाहे वो निवेश करे, तो उसके कारण जो एक निश्चित अनुपात में जो उनको लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। तो उस अवस्था के अंदर जो है प्रोड्यूसर अधिक मात्रा के अंदर पूंजी निर्माण करते हैं, अधिक मात्रा के अंदर जो है विदेशों से पूंजी जो वो आती है एक देश के अंदर, इससे एक देश के अंदर पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में वृद्धि। स्थिर विनिमय दर की अवस्था के अंदर जो कीमतें होती है एक देश के अंदर वो भी स्थिर रहती है, यानी आंतरिक जो कीमतें वो स्थिर रहेंगी। तो जब किसी भी वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है तो उत्पादकों को ये पता होता है कि उन्हें कितना निश्चित लाभ प्राप्त होता है, इसलिए वो ज़्यादा निवेश करेंगे। दूसरा, जब कीमत स्तर निश्चित होता है तो जो उपभोक्ता होते हैं वो भी अधिक बचत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय के लिए उनको ज़्यादा बचत करके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कीमत स्तर में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर ये लगता है कि आने वाले समय में कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है तो पहले से ही उपभोक्ता अपनी बचत करके रखेगा, पहले से ही ज़्यादा सामान खरीदेगा, इसलिए उसके पास में बचत कम होगी। तो जब निश्चितता होती है तो उससे बचत अधिक होती है और अधिक बचत होने के कारण अधिक निवेश होता है, और जब निवेश अधिक करते हैं तो उसके कारण पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से जो पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। दूसरा, जब विनिमय दर स्थिर होती है तो उसके कारण जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें भी वृद्धि होती है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण भी पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। आगे आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देना। सरकार जो होती है आर्थिक योजनाओं को लागू करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में आयात करती है। अब अगर विनिमय दर स्थिर है तो उसके कारण आयात के मूल्य में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण सरकार के व्यय भी नहीं बढ़ पाते और इसके कारण योजनाओं को ठीक ढंग से लागू किया जा सकता है और उनको सही तरीके से पूरा भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भी कोई भी योजना, उसके लिए एक देश के ने जो है 10 वस्तुओं का आयात करने की सरकार ने सोची। अब सरकार ने पहले देखा कि भी उस एक वस्तु की कीमत जो है वो $10 है और $1 का मूल्य जो है वो 70 रुपये है, तो 700 रुपये में वो वस्तु उसको मिलेगी। लेकिन बाद में देखा कि ये विनिमय दर बढ़ करके 20 हो जाती है,
नहीं, मूल्य ये तो डॉलर के अंदर उसका मूल्य 10 ही रहता है, लेकिन ये विनिमय दर बढ़ करके 80 हो जाती है, तो अब उसी वस्तु के उसको जो है 800 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इससे सरकार के व्यय में वृद्धि होगी, और व्यय में वृद्धि होने के कारण योजना के लिए जो बजट अलॉट किया गया वो पूरा पर्याप्त नहीं रहेगा, जिसके कारण कुछ योजनाएं जो अधर में लटक सकती है, जिसके कारण आर्थिक नियोजन जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो अगर विनिमय दर स्थिर है तो उसके कारण जो आर्थिक नियोजन को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक योजना पर खर्च किए जाने वाले जो धन होता है वो निश्चित रहता है। तो ऐसे में पहले से ही सरकार जो योजना बनाती है उसके पास कितना धन है, और उसी धन के अंदर जो है वो योजना पूरी भी हो जाती है, तो उसका कार्यान्वयन जो है आसानी से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में तेजी। आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन निवेश की आवश्यकता होती है, और जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिति निश्चित होती है तो उस अवस्था के अंदर दीर्घकालीन निवेश किया जाता है। तो क्योंकि विनिमय दर स्थिर है, ऐसे में निवेशकों को ये विश्वास होता है कि एक लंबे समय तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण जो वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। तो न केवल विदेशी निवेश बल्कि घर के अंदर जो निवेशक होते हैं वो भी अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसके कारण पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है, और पूंजी निर्माण के कारण जो आर्थिक विकास में भी तेजी आती है। नेक्स्ट है सट्टे से छुटकारा। सट्टे का मतलब होता है कि एक जो अर्थव्यवस्था के अंदर अभी जो विनिमय दर है, उस विनिमय दर में आने वाले समय में कुछ परिवर्तन का अनुमान लगा करके पहले से ही विदेशी मुद्रा को खरीद लिया जाता है। अब मान लीजिए आज डॉलर 70 रुपये का है और आने वाले समय में निवेशकों को लगता है कि डॉलर 75 का होने वाला है, तो भारत के अंदर निवेशक पहले से डॉलर खरीद लेंगे। अब डॉलर खरीदेंगे तो उससे डॉलर की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से कीमत और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से एक जो सट्टे के कारण जो होता है वो कृत्रिम रूप से जो है जो विदेशी मुद्रा होती है उसके मूल्य में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। तो इसके कारण जो होता है प्रत्येक देश को नुकसान होता है। तो जब विनिमय दर स्थिर होती है तो उसके कारण जो कोई भी सट्टे का कार्य नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर उन्हें डॉलर 10 रुपये में मिल रहा है तो आने वाले समय में भी डॉलर 10 में ही मिलेगा, इसलिए वो जो है इस सट्टे के लिए जो है प्रयास नहीं करते। तो इससे अर्थव्यवस्था जो है सट्टे की क्रिया से मुक्त रहती है, जिसके कारण जो होता है एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सट्टे से होने वाले नुकसान का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आंतरिक स्थिरता। कोई भी देश जो होता है आयात जिन वस्तुओं का करता है और उनके आयात के मूल्य के अंदर परिवर्तन होता है तो उसके कारण आंतरिक कीमत स्तर में भी परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है वो पेट्रोल का आयात कर रहा है। आज पेट्रोल की जो कीमत है वो $10 है। एक लीटर जो है $1 का है। अब भारत के अंदर डॉलर की कीमत अगर 70 रुपये है तो भारत के अंदर के पेट्रोल की कीमत 70 रुपये होगी। अगर ये एक लीटर पेट्रोल की कीमत $1 ही रहती है, लेकिन भारत के अंदर अगर विनिमय दर बढ़ करके 80 रुपये हो जाती है तो उसके कारण यही जो पेट्रोल है वो भारत के अंदर महंगा हो जाएगा। अब अगर पेट्रोल महंगा होगा तो उसके कारण जो है कीमत स्तर प्रत्येक वस्तु का बढ़ेगा, क्योंकि आयात के जो यातायात की लागत बढ़ेगी, जिसकी वजह से कीमत स्तर में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से अगर आयात किए जाने वाले वस्तु के मूल्य के अंदर परिवर्तन विनिमय दर के कारण होता है तो उसके कारण आंतरिक कीमत स्तर में भी परिवर्तन होता है। तो इसलिए अगर आंतरिक रूप से कीमतों को स्थिर रखना एक देश के अंदर तो उसके लिए आवश्यक है कि स्थिर विनिमय दर को अपनाया जाए। तो स्थिर विनिमय दर जो होती है आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है मुद्रा की विश्वसनीयता। स्थिर विनिमय दर की अवस्था के अंदर मुद्रा के बाहरी मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, यानी $1 बराबर 70 ही रहेगा। तो उस अवस्था के अंदर जो है कोई भी जो आयातक होता है या निर्यातक होता है उसको पता है जब कभी भी मैं 70 रुपये लेकर के जाऊँ तो मुझे $1 का सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है तो उससे मुद्रा के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसे में कोई भी जो है फिर इस लेन देन करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है आज 70 में मिल रही है, कल को 100 में मिलेगी वही वस्तु। तो ऐसे में ये जो रुपया ये विश्वसनीय नहीं रहेगा। तो ऐसे में मुद्रा की विश्वसनीयता जो है वो स्थिर विनिमय दर की अवस्था में बढ़ती है। इसके बाद है स्थिर विनिमय दर की हानियां या इसके विपक्ष में तर्क। 1977 तक स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी, लेकिन 1977 के बाद में जो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली आई, तो परिवर्तनशील जो विनिमय दर प्रणाली थी उसके जो लाभ हैं वही जो है स्थिर विनिमय दर प्रणाली की हानियां है। तो जब स्थिर परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई
तब इसके पीछे कौन कौन से तर्क दिए गए कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के ये नुकसान है, इसकी वजह से इसको खत्म करके इसके स्थान के ऊपर जो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। तो उनको देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। स्थिर विनिमय दर प्रणाली को जब अपनाया जाता है तो एक देश की सरकार का मुख्य उद्देश्य है मुद्रा के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना होता है। तो ऐसे में वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेती है जिससे एक देश के अंदर आंतरिक रोजगार में भी कमी हो सकती है, देश के अंदर आय, उत्पादन, निवेश में भी कमी हो सकती है। तो ऐसे में एक देश की सरकार अगर स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाती है तो उसके लिए सबसे मुख्य उद्देश्य विनिमय दर को स्थिर रखना होता है। ऐसे में कई बार विनिमय दर को स्थिर रखने के चक्कर के अंदर जो राष्ट्रीय हित होते हैं, अपने देश का जो लाभ होता है उसकी वो अवहेलना करते हैं। दूसरा, विनिमय दर में अत्यधिक ऊंचा वचन। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर जो मुद्रा कमजोर होती है उस मुद्रा के मूल्य को भी जबरदस्ती जो स्थिर रखा जाता है। और ऐसे में जब ज़्यादा देर तक ऐसा प्रयास किया जाता है, जानबूझ करके उसके मूल्य को जो ऊपर बना करके रखा जाता है, तो लंबे समय तक ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद में जैसे ही इस परिवर्तन को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि जितनी पावर है एक मुद्रा के अंदर उतने के बराबर ही उसका मूल्य अपने आप बना रहे, तो ऐसे में मुद्रा का बाहरी मूल्य तेजी से जो परिवर्तित होता है, तेजी से गिरता है। और तेजी से जब गिरता है तो उसके कारण एक देश के अंदर विदेशी व्यापार और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जानबूझ करके जो वास्तविक मूल्य होता है उस मूल्य की बजाय जानबूझ करके एक मुद्रा का मूल्य जो वो ऊंचा रखा जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक ऐसा करना संभव ना हो। तो उस अवस्था के अंदर जैसे ही उस मुद्रा के मूल्य को स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो अचानक मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, जिसका नुकसान जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी उसका नुकसान देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। वैसे देखा जाए तो पहले देखा था कि स्थिरता और निश्चितता की अवस्था के अंदर ज़्यादा व्यापार होता है, लेकिन अगर हम इतिहास को उठा करके देखें तो उसमें ये मिलेगा कि जिन जिन देशों ने जब जब परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है तब तक व्यापार में वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी जो है लाभ ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है और लाभ हमेशा अनिश्चितता में पैदा होता है। निश्चितता में तो एक निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम अप्रत्याशित लाभ बोलते हैं वो अनिश्चितता की स्थिति में प्राप्त होता है। इसलिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो होती है उसके कारण जो है विदेशी व्यापार में कमी आती है। नेक्स्ट होता है आर्थिक विकास की सही जानकारी का संकेत नहीं है। अब देखिए, जिस देश की मुद्रा मजबूत हो रही होती है, अगर मान लीजिए कि भारतीय रुपया आज 70 रुपये $1 है, उसके बाद में भारतीय रुपया जो है 40 $1 हो जाता है, इसका मतलब भारत का रुपया मजबूत हुआ है। तो ये इस बात का संकेत है कि भारत के अंदर जो है वो विकास हो रहा है, भारत के अंदर जो तेजी है, भारत की आर्थिक विकास तेज है, वहाँ उत्पादन बढ़ रहा है, वहाँ रोजगार में वृद्धि हो रही है। तो जब जानबूझ करके हम परिस्थितियाँ तो 40 वाली बनी हुई है एक देश के अंदर, लेकिन जब हम उसको 70 पर ही बनाए रखते हैं तो इसके कारण हमें जो है विकास की वास्तविक जानकारी नहीं मिलती कि वास्तविक विकास तो हमारा जो है अमेरिका से दुगना हो चुका है, क्योंकि हमारी जो मुद्रा है उसके मुकाबले मजबूत हो चुकी है। तो ऐसे में जब हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाते हैं तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कारण जो है एक देश जो है उसके विकास की वास्तविक जानकारी के बारे में हमें प्राप्ति नहीं होती। नेक्स्ट होता है सट्टे का अंत नहीं होता। अब पीछे ये तर्क दिया गया था कि स्थिर विनिमय प्रणाली से सट्टे का अंत हो जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सट्टे का जो है अंत नहीं होता। सट्टेबाज जो थे स्थिर विनिमय दर प्रणाली की अवस्था में भी इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं जो एक देश के अंदर आंतरिक और बाहरी अस्थिरता पैदा करता है। और जब आंतरिक और बाहरी अस्थिरता आती है तो उसके कारण जो है मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रह पाता, उसमें परिवर्तन होता है। जैसा 1947 के अंदर भारत का रुपया $1 के बराबर था, लेकिन बाद में जो कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हुए कि 1949 के अंदर भारत को जो है अपनी मुद्रा के मूल्य के अंदर कमी करनी पड़ी या भारतीय रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। तो इस प्रकार से स्थिर विनिमय प्रणाली के अंदर भी सट्टे की संभावना बनी रहती है। पूर्ण रोजगार में बाधक। ये देखा गया है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर विदेशी निवेश और पूंजी निर्माण में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, और जब एक देश के अंदर निवेश में वृद्धि नहीं होती है, पूंजी निर्माण नहीं बढ़ता है, तो उसके कारण जो पूर्ण रोजगार को पाना जो संभव नहीं होता। तो ये जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है ये
ज़्यादा निवेश के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि निवेशक जो होता है कई बार इसलिए निवेश करता है कि उसको लगता है आने वाले समय के अंदर जो बहुत अधिक लाभ होने की संभावना होगी, और ये जो है विनिमय दर में परिवर्तन के कारण भी लाभ हो सकता है। तो जब विनिमय दर स्थिर है तो उसके कारण कोई विशेष लाभ की संभावना उसको नहीं लगती, इसलिए वो ज़्यादा निवेश नहीं करते। तो इस प्रकार से ये जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है ये एक देश के अंदर पूर्ण रोजगार के अंदर भी बाधक बनती है। दीर्घकालीन पूंजी के प्रवाह के लिए आवश्यक नहीं। पहले ये कहा गया था जब स्थिर विनिमय प्रणाली के पक्ष में तर्क दिया गया था तो कि निश्चितता की अवस्था के अंदर एक जो निवेशक होता है उसको अनुमान होता है कि आने वाले समय के अंदर जो विनिमय दर क्या रहेगी, तो इसलिए वो जो निवेश करता है। लेकिन दीर्घकाल के अंदर जो है ये निश्चितता स्थिर विनिमय दर से आए जरूरी नहीं। इस परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंदर भी एक निवेशक अनुमान लगा सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो है विनिमय दर क्या रहेगी, और फिर उसी के अनुसार जो है वो अपना निवेश करता है। तो जो ये कहते हैं कि विदेशी पूंजी तभी आएगी जब निवेश के अंदर स्थिरता निश्चितता होगी, विनिमय दर के अंदर निश्चितता होगी। तो विनिमय दर के अंदर निश्चितता केवल स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर ही नहीं होती, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंदर भी जो दीर्घकालीन विनिमय दर है उसका अनुमान लगाया जा सकता है और उसी के अनुसार निवेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य तर्क थे जो ये बताते हैं कि जो विनिमय दर स्थिर विनिमय दर प्रणाली है वो जो है उतनी लाभदायक नहीं है जितने कि इसको बताया जा रहा है। इसी के साथ अपने टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।